हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड परीक्षा 2025 में फिजिक्स का पेपर कैसा होगा इसकी चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके इंग्लिश के पेपर के जस्ट बाद एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सभी आईएमपी प्रश्नों का समावेश होगा, अर्थात एक मॉडल पेपर आप लोगों के लिए हमने तैयार किया है। ये एक अनुमानित पेपर है। इसमें प्रत्येक प्रश्न में लगभग 5 प्रश्न रखे गए हैं। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 6 पर हमने 5 प्रश्न रखे, फिर प्रश्न क्रमांक 7 पर हमने 5 प्रश्न रखे, किसी किसी प्रश्न में हमने 2 या 3 प्रश्न भी रखे हैं। तो इस हिसाब से ये सारे आईएमपी प्रश्नों का हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। प्यारे विद्यार्थियों, बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 6 पर कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं संभावित, उसमें सबसे पहला प्रश्न हमने रखा, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रश्न हो सकता है। इस प्रश्न के और में क्या हो सकता है, तो इस प्रश्न के और में हो सकता है, किसी आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव क्या होता है, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। इसके और में हमने रखा बच्चों, विद्युत फ्लक्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद कर रहे हो तो इसका मात्रक, विमीय सूत्र, ये राशि कौन सी है, ये चीजें भी आप साथ साथ प्लस कर लीजिएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर है ना कि पेपर। ठीक है, तो कुछ चीजें 19-20 जरूर होगी। अगला प्रश्न है, इसके और में हो सकता है, ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों, वाई डू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके और में जो प्रश्न हो सकता है बच्चों, संधारित्र का सिद्धांत, राइट द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और इसके और में है, किसी विलगित चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों, द मास ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर डिक्रीज व्हेन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, व्हाई। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। अब प्रश्न क्रमांक 7 में हमने रखा कि विद्युत प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी। इसके और में हो सकता है बच्चों, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, राइट द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। ये हो सकता है। देखो, 2 नंबर में कोई भी प्रश्न आए डिफरेंस का है तो उनमें क्या करना है, आपको 2 ही अंतर लिखना है। अगला प्रश्न हो सकता है इसके और में बच्चों, वो हो सकता है कि ओम के नियम की सीमाएं लिखिए, राइट द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अगला हो सकता है और में, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए एवं इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए, राइट द डायमेंशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके और में हो सकता है बच्चों, गतिशीलता क्या है इसका मात्रक लिखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय मोबिलिटी, राइट इट्स यूनिट। इसके और में हो सकते हैं, किरचॉफ के नियम लिखिए, राइट द किरचॉफ्स लॉ। ये सारे प्रश्न अध्याय 3 से हैं। मैं आपको अध्याय भी बता देता हूं। इससे पहले मैंने अध्याय यानी कि चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन थे वो, और ये जो है चैप्टर 3 के क्वेश्चन है। किरचॉफ के नियम, तो दोनों ही नियम आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में कोई सा भी एक लॉ पूछा जा सकता है अगर 2 में आता है तो। 8वें नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, उसमें हमने न्यूमेरिकल रखा है। अब वो न्यूमेरिकल कहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया कि आप बुक खोलिएगा, आपकी एनसीईआरटी की बुक खोलिएगा, उसके अध्याय 4 और अभ्यास का 4.1 वाला प्रश्न करिएगा, उसके और में 4.2, उसके और में 4.3, उसके और में 4.4 और उसके और में 4.5। यानी कि अध्याय 4 के अंदर, चैप्टर 4 के अंदर मैंने 4.1 से लगाकर 4.5 तक के जो न्यूमेरिकल हैं वो आप सब बच्चों को कर लेने हैं। वो 2 मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, और 4.6 भी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये अध्याय 4 के ये 6 प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें तो 9 में हमने रखा, लेंज का नियम लिखिए, राइट द लेंज लॉ। फिर इसके और में हमने जो प्रश्न रखा, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा विद्युत अपघटन क्यों नहीं किया जा सकता, वाई इज नॉट पॉसिबल टू डू इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट। इसके और में रखा बच्चों,
फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है ना, राइट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके और में है बच्चों स्वप्रेरकत्व गुणांक की परिभाषा, राइट द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। आप देखो स्वप्रेरकत्व करेंगे और आप अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक की भी उसके आसपास ही होती है तो उसको भी कर लीजिएगा। हो सकता है कभी स्वप्रेरकता आ जाए, कभी अन्योन्य प्रेरकता आ जाए। ठीक है, मैंने डिफरेंस को कहीं नहीं रखा है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में, क्योंकि वो लास्ट ईयर आ गए थे। जो प्रश्न 2024 की परीक्षा में आए थे उनको मैंने हटा दिया, हालांकि उनमें से भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो आप 2024 का पेपर एक बार अच्छे विद्यार्थी जो मेरिट में आना चाहते हैं तो वो जरूर देखिएगा। हाँ, बाकी को बहुत ज्यादा उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसके और में जो प्रश्न रखा, संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है जबकि उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है, क्यों? एक कैपेसिटर ब्लॉक्स डायरेक्ट करंट बट अलाउज टू फ्लो हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट, वाई? इसके और में जो रखा लेंज का नियम, राइट द लेंज लॉ। ठीक, प्रश्न क्रमांक 10 पर अगर आते हैं तो विस्थापन धारा की परिभाषा लिखिए और उसके लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इट्स फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट करंट लिखना, उसके लिए फॉर्मूला लिखना। इसके और में है सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम है वो एक उपयोग, राइट द नेम एंड वन यूज ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके और में बच्चों हमने रखा विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, आप 4 याद कर लें, 2 नंबर में आएंगे तो भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ 2 नंबर के हिसाब से रखा है, पर 4 में आए तो भी आप कर सकते हैं। रेडियो तरंगों के उपयोग, राइट द यूज ऑफ रेडियो वेव्स। इसके और में हमने रखा एक्स किरणें किसे कहते हैं उपयोग, व्हाट इज एक्सरे, राइट इट्स यूजेस। फिर इसके और में हमने आईएमपी रखा, एम्पियर के परिपति नियम का संशोधित रूप लिखिए, राइट द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये 5 या 6 प्रश्न जो हैं आपके इसके लिए रखे हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल प्रश्न भी नहीं है, सारे प्रश्न ऐसे रखे जो एमपी बोर्ड की परीक्षाओं में आ सकते हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि इसमें से ही आपका पेपर बनने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग करिएगा। अगला जो प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, नाभिकीय संलयन अभी तक एक प्रायोगिक तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में क्यों प्रयुक्त नहीं हुआ? तो द न्यूक्लियर फ्यूजन कुड नॉट बी यूज्ड एन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी टिल नाउ, व्हाई? ऐसा क्यों हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ? अगला जो है, हाइड्रोजन परमाणु केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है किंतु उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती है। द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज मेनी लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेंट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, वाई? याद करिएगा, बिल्कुल ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। और वाला प्रश्न है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य, व्हाट इज द मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, इसके और में जो है समस्थानिक और संभारिक क्या है, व्हाट इज आइसोटॉप्स एंड आइसोटॉन्स, आइसोबार सॉरी। और में अपन ने लिया बोर की कक्षा संबंधी क्वांटम प्रतिबंध क्या है, व्हाट इज द बोर्स क्वांटम कंडीशन ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके और में जो हम रख रहे हैं बोर मॉडल की कमियां, स्टेट टू डी मेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, तो अब ये जो है प्रश्न क्रमांक 12 में एक ये उदाहरण 14.1 हम लोगों ने इसमें रखा कि कार्बन सिलिकॉन जालक की जो लेटिक्स रचना है वो एक सी होती है, इक्वल होती है, फिर भी सी विद्युत रोधी है और सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, ऐसा क्यों? तो ये आपका उदाहरण 14.1 है, इसको आप देख लीजिएगा। अब नेज और बाह्य अर्धचालकों में अंतर, एक राइट द एनी टू डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके और में हमने रखा पी और एन प्रकार के अर्धचालक में अंतर, राइट द एनी डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, उसके बाद अर्धचालकों में डोपिंग क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय डोपिंग इन अ सेमीकंडक्टर। इसके और में हमने रखा पीएन संधि डायोड की पश्च अभिनेति का विद्युत आरेख का नामांकित चित्र, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिवर्स बाइस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और इसके और में हमने रखा पूर्णकारी तिरंगकारी डिस्टकारी का आरेख, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये प्रश्न हमने इस क्वेश्चन नंबर 12 में 5 प्रश्न रखे हैं 2 नंबर के हिसाब से। प्रश्न क्रमांक 13 जो कि 3 अंक का है, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु का विद्युत परिपथ बनाते हुए इसका सिद्धांत स्थापित कीजिए, एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज ऑफ ड्रॉइंग इट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आपको व्हीट स्टोन ब्रिज पूरा ही कर लेना है। इसके और में रखा बच्चों हमने सेल का श्रेणी संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेलों का श्रेणी संयोजन में आप उसका जो करंट है वो निकाल लेंगे, है ना,
और कब धारा अधिकतम और कब धारा न्यूनतम होती है, दो स्थितियां भी आप लोग कर लीजिएगा। इसी टाइप से सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, स्टेट द फैक्टर ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स। इसके और में हमने रखा अभ्यास का 3.2, एक्सरसाइज का 3.2। इसके और में हमने रखा अभ्यास 3.2, ठीक है, ये रिपीट हो गया, और अभ्यास का 3.8 यानी एक्सरसाइज का 3.3, 3.2 करना है और आपको एक 3.8 करना है क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ये तो ये रखे हुए, ठीक, यानी कि 5 ही प्रश्न हुए कुल मिलाकर। प्रश्न क्रमांक अगर 14 की बात करें, जो 14 पर आपका प्रश्न हो सकते हैं, बायो सावर्ट का नियम लिखिए तथा इस नियम का सदिश रूप में लिखिए। स्टेट बायो सावर्ट लॉ एंड राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। इसकी और में जो क्वेश्चन हो सकता है वो है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलेंगे, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। इसके और में अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों की तुलना, कंपेयर द डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, सबसे। इसके और में रखा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक चुंबक पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक, यानी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेट प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके और में धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आ सकता है। अगला जो प्रश्न है इसके और में दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल की गणना, डिराइव एन एक्सप्रेशन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें वो भी याद कर लीजिएगा कि ये बल कब अधिकतम या कब न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की जगह रखा प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, राइट एनी 4 नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। और में हमने रखा प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा, प्रकाश के ध्रुवण के लिए मेलस का नियम, राइट द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, राइट द मेलस लॉ ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसके और में हमने रखा व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ये। इसके और में हमने रखा संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए प्रतिबंध, राइट द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो व्यतिकरण इंटरफेरेंस से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आने की कोई संभावना बनती ही बनती। हाइगन का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, एक्सप्लेन द हाइगन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव थ्योरी। और तरंगाग्र किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज वेव फ्रंट, व्हाट आर इट्स डिफरेंट काइंड। एक ये प्रश्न इस अध्याय से हमने रखे। ये अध्याय है आपका 10, है ना, तरंग प्रकाशिकी। प्रश्न क्रमांक 16 है डी ब्रोगली तरंगे क्या है, डी ब्रोगली तरंग की द्रव्य समीकरण स्थापित कीजिए। व्हाट आर डी ब्रोगली वेव, एस्टैब्लिश द डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। इसके और में हमने रखा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कोई दो नियम लिखिए। व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट एनी टू लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, एस्टैब्लिश द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसके और में फोटोन की विशेषताएं लिखिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन। इसके और में हमने रखा संतृप्त धारा और निरोधी विभव क्या है, व्हाट इज द सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, ये जो है आपका अध्याय जो है 11 है। ठीक, उसके बाद इसके और में जो प्रश्न है उदाहरण 11.1 जरूर करिएगा। प्रश्न क्रमांक 17 पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति और पश्च अभिनति विद्युत परिपथ बनाते हुए कार्यविधि को समझाते हुए लिखिए। राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। प्रश्न क्रमांक 17 जो हमने सेमीकंडक्टर से रखा है, यानी कि जो आपका चैप्टर 14 है, अध्याय 14, ठीक, वहां से रखा। इसके और में जो प्रश्न रखा दिष्टकरण किसे कहते हैं, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारक के रूप में उपयोग, विद्युत परिपथ कार्यविधि और ये, ठीक, पीएन जंक्शन डायोड इज अ फुल वेव रेक्टिफायर। और इसके और में हमने रखा हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो 3 प्रश्न इस अध्याय से अपन ने रखा। प्रश्न क्रमांक 17 पर 3 प्रश्न रखे और तीनों में से 4 नंबर में एक प्रश्न आ ही जाएगा। बाकी के प्रश्नों की मैं गारंटी दूं ना दूं, तो 4 नंबर के प्रश्न तो यही आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। 4 नंबर के प्रश्नों में आगे पीछे होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 17 4 नंबर का है, तो इसको इस 4 नंबर के लिहाज से ही पढ़िएगा। प्रश्न क्रमांक 18 सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट N2 - N1 by R, N2 by V minus
N1/U, ये सिद्ध करना है आपको, प्रूव दैट। ठीक, इसके अथवा में जो प्रश्न हमने रखा, सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप, ये आवर्धन क्षमता का व्यंजक। अब ये कब अधिक, मतलब पहला स्थिति की जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, डिस्ट्रिक्ट विजन पर बने, जब प्रतिबिंब इनफाइनाइट पे बने यानी अनंत पर बने, ये दो कंडीशन आप लोगों को करनी ही करनी है। इसके और में हमने खगोलीय दूरदर्शी रखा, और खगोलीय दूरदर्शी के लिए भी बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए भी वही नियम का पालन आप लोग करिएगा जो हमने आपको अभी बताया। ठीक है, अगला जो प्रश्न है लेंस निर्माता सूत्र। अब लेंस निर्माता सूत्र कैसा होता है, तो ये आप लोग सबको पता है, ये इस तरह से 1/f n/1 - 1 1/r1 - 1/r2, ये आपका लेंस निर्माता सूत्र होता है। कभी कभार इसकी सहायता से लेंस सूत्र भी पूछ लेते हैं, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। तो 1/f 1/v - 1/u। ठीक, और दो संयोजनों की जो फोकस दूरी वाला है उसको भी मैंने पहले आईएमपी जो बनाए हैं उसमें रखा था, पर इसमें नहीं रखा, तो वो चूंकि पहले आ चुका है इसीलिए मैंने उसको नहीं रखा। कोई विद्यार्थी उसको सर प्लस करके करना चाहे तो ये वाला भी कर सकते हैं कि दो लेंसों के संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस वाला। ठीक है, इसके जो और में हमने रखा है दर्पण सूत्र। ठीक, दर्पण सूत्र सभी को याद है, वो होता है 1/f 1/v + 1/u। ये प्रश्न अपन ने प्रश्न क्रमांक 18 में रखे। ये जो है अध्याय आपका 9 अध्याय है, और इसको मैं कहूंगा किरण प्रकाशिकी से मैंने ये प्रश्न लिए हैं। ठीक, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19, ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत, सिद्धांत, नामांकित रेखाचित्र और परिणाम नमून का सूत्र। डिस्क्राइब ट्रांसफार्मर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, प्रिंसिपल, लेवल डायग्राम और फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफार्मर रेशियो। देखो, वैसे तो मेरी बात मानिएगा कि ट्रांसफार्मर का कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है हमको, चाहे वो ऊर्जा हानि हो, चाहे उसके उपयोग हो, कुछ भी हो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, हमको कोई एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। अथवा में हमने एलसीआर परिपथ रखा है, एलसीआर सर्किट रखा, और इस एलसीआर सर्किट के अथवा में प्रत्यावर्ती डायनामो रखा है, एसी डायनामो रखा है। तो आपको पूरा करना है, वर्किंग करना है, उसका कंस्ट्रक्शन करना है, उसका प्रिंसिपल करना है, उसका डायग्राम करना है, इसीलिए मैंने केवल एक वर्ड में यहाँ आपको ले लिख दिया। इसके अथवा में जो हमने रखा कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो, तो परिपथ का आरेख बनाइए और धारा और कलांतर और धारिती प्रतिघात ज्ञात कीजिए। एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेन ओनली अ कैपेसिटर, अगर उसमें केवल कैपेसिटर है, केवल संधारित्र है, या कभी कभी केवल जो है शुद्ध धारिता के लिए युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा वोल्टता 90 डिग्री अग्रगामी होती है, प्योर कैपेसिटिव अल्टरनेटिंग करंट, ठीक, द करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रश्न जो हैं, जो मैंने कैपेसिटी वाला लिखा और एक ऊपर वाला लिखा, ये दोनों ही प्रश्न एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है, दोनों ही को मैंने एक ही नाम वाले, तो ये एक ही प्रश्न है, दो नहीं है। अगर आप इसकी जगह इसके साथ एक प्रश्न और कर ले तो मुझे लगता है कि इस अध्याय से तो आपका काम निष्कंटक हो जाएगा, मतलब कोई रोक ही नहीं पाएगा, यानी कि आप लोग इसके साथ प्रेरकत्व वाला कर ले। ठीक है, ओनली एल जिसमें जुड़ा हुआ है वो कर ले। तो ये चैप्टर यूनिट ये 4 है, और अध्याय कौन सा हो गया, ये अध्याय हो गया आपका ये। ठीक है, तो अध्याय 7 आपसे ये प्रश्न हमने लिए हैं। अब आखिरी प्रश्न क्रमांक 20 उससे क्या आ रहा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत शक्ति की तीव्रता का व्यंजक, एस्टैब्लिश द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल लोकेटेड इन एक्सियल पोजीशन। लास्ट ईयर यहाँ से 4 नंबर में न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, और में आ जाते हैं, गाउस का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए, स्टेट एंड प्रूव गाउस लॉ। इसके और में है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, धारिताएं कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये प्रश्न के आने की संभावना 100% लग रही है। Establish the expression for capacitance of parallel plate capacitor, write its factor of affectance और capacitance। इसके और में क्या हो सकता है बच्चों, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और में हो सकता है संधारित्रों का श्रेणी व समांतर संयोजन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और इसके और में हो सकता है गाउस का नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत आकार की समतल चादर के लिए विद्युत शक्ति की तीव्रता का व्यंजक, यूज गाउस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। तो यह अध्याय 1 व 2 से है, चैप्टर 1 एंड 2।
प्यारे विद्यार्थियों, मैंने फर्स्ट यूनिट यानी चैप्टर पहले और दूसरे से चालू किया। मैं सभी के आपको यूनिट्स एक बार बता देता हूँ, सभी प्रश्नों को कि कौन कौन से यूनिट से हैं, अगर कहीं रह गए हैं तो। जैसे ये प्रश्न क्रमांक 13, तो ये प्रश्न क्रमांक 13 है आपका चैप्टर 3 से। उसके बाद जो है आपका प्रश्न क्रमांक 12 जो है वो है आपका अध्याय 14 चैप्टर 14 से। उसके बाद की जो बात करें हम, प्रश्न क्रमांक जो 6 वाला है वो अध्याय 1 व 2 से है। अध्याय 1 व 2 से यूनिट वाइज है। और अध्याय 3 हो ही गया, ये हो गया हमारा। उसके बाद जो आपका प्रश्न क्रमांक 9 है, ये आपका अध्याय ये हो जाएगा 6 व 7 से। ठीक। उसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 10 है आपका, वो हो जाएंगे अध्याय 5 से। ठीक। उसके बाद अध्याय जो 11वां प्रश्न है वो आपका वो हो जाएगा अध्याय 12 व 13 से, एटम न्यूक्लियस से। ठीक है, ये बता ही दिया हमने आपको। और उसके बाद जो है ये भी बता ही दिया हमने आपको। उसके बाद ये भी हमने आपको बता ही दिया, ये वाला हो गया। ये आपका अध्याय जो है 4 है, 4 व 5 दोनों से। ठीक है, यूनिट्स के हिसाब से चलते हैं। आपको तैयारी यूनिट के हिसाब से आप लोग करेंगे तो आपका काम बन जाए। ये अध्याय 11 से हैं। सभी के अध्याय अब आपको क्लियर हो गए। प्रश्न ढूंढने में दिक्कत अब आपको नहीं आएगी कि ये प्रश्न कहाँ है, कैसे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अब मैं इसी के साथ आपके लिए आईएमपी ऑब्जेक्टिव मीन्स वन लाइनर लेके आ रहा हूं। सारे कंसेप्ट एक एक वीडियो में, आपको लगभग 3 वीडियो में पूरी फिजिक्स के एक एक लाइन में कंसेप्ट बता दिए जाएंगे। अब उससे क्या होगा कि आपके सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे कि ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो वन लाइन में भी आपको लेकर मैं आ रहा हूं। तो आप लोग वो वन लाइन वाले अच्छे से ध्यान से देख लोगे तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।